स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड्स देख रहे हैं। आज के इस वन शॉट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO⁻OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग लिख सकते हैं RCOOH। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेम बनता है वो होता है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड। अगर इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। सपोज यहां डबल बॉन्ड भी रख दिया तो ब्यूटिनोइक एसिड। डबल बॉन्ड रखने से ये ब्यूटिनोइक हो जाएगा, बट डबल बॉन्ड किसके बाद आएगा? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन से ही नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड ना होता तो ब्यूटेनोइक होता, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटिनोइक है, ब्यूटिनोइक। अब जो इन है वो सेकंड पोजीशन के बाद है, तो नाम लिखेंगे ब्यूट 2 ओइक एसिड। ओइक एसिड। एल्कीन के बाद ओइक बता दिया। जनरली एल्केनोइक बोल रहे थे, अब एल्कीनोइक हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम हो गया ये। अगर आप इसमें मान लो कोई 5 कार्बन का एसिड ले लेते हैं और इसमें मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, यहां पर OH भी रखा हुआ है, सपोज इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O भी लिखा हुआ है, तो आपको पहले भी सिखाया गया है कि इस कंपाउंड में इन दोनों का प्रीफिक्स लगेगा। इन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स होगा इन दोनों का, और COOH से नंबरिंग होगी। COOH वाले कार्बन को भी नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब इस कंपाउंड में हमारे पास सेकंड पोजीशन पर ऑक्सो है O से, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है, फोर्थ पर हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होगा तो पहले लिखा जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। मिथाइल और ऑक्सो में M पहले आएगा, MNO। M पहले आएगा तो M को बताएंगे, मिथाइल को, फिर ऑक्सो को। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 2 ऑक्सो 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। अब हमारे पास यहां से मेन हेडिंग है कि हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग, आपको पहले पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड से, अल्कोहल से। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में पहले एल्डिहाइड देता है, देन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड्स बनाते हैं। डायरेक्टली भी अगर आप अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3/H2SO4 लिया। टोटल 10 कार्बन है इस चेन में, 1 कार्बन ये है, 8 CH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं चेन से, और लास्ट में CH2OH है। अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, CH3 फिर CH2 CH2 CH2, ये 8 टाइम्स होंगे, लास्ट में CH2OH होगा। तो इस अल्कोहल का जो नेम बनेगा, 10 कार्बन है तो डेकेन, डेकेन 1 ऑल, फर्स्ट पोजीशन पर OH है, डेकेन 1 ऑल। जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो CH2OH है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये डेकेन 1 ऑल था, ये डेकेनोइक एसिड हो जाएगा, डेकेनोइक एसिड। जब आप 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल का इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, KMnO4OH नेगेटिव, तो फिर सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड देगा। ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, और ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ आफ्टर ऑक्सीडेशन वो इथेनॉल है। इसका अगेन ऑक्सीडेशन हुआ तो आपको उतने ही कार्बन का
एसिड प्रोड्यूस हुआ, दैट इज इथेनॉइक एसिड। अगर आप बेंजाइल अल्कोहल लेते हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो बेटा ये यहां पर डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताने के लिए ही डिफरेंट एग्जांपल से लिए गए हैं। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये जो फॉर्म हुआ वो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। ये 1 डिग्री अल्कोहल का जो पार्ट था, जैसे यहां पर CH2OH, वो CHO कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहां पर बेंजाइल अल्कोहल में जो ये CH2OH पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद CHO में कन्वर्ट हुआ, देन उसका अगेन ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड में बदल गया। इसके अलावा किसी एरोमेटिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए हम एल्काइल बेंजीन लेते हैं। एल्काइल बेंजीन में ये मिथाइल बेंजीन है। अगर आप इस पर CH3 के प्लेस पर C2H5 रखेंगे तो इथाइल बेंजीन बनेगा। अगर आप यहाँ पर ये प्रोपाइल ग्रुप मैंने लिख रखा है, अगर आप प्रोपाइल ग्रुप लेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपाइल ग्रुप लेने पर बनेगा नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। इस प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होगा KMnO4OH नेगेटिव और हीट करेंगे तो ये निश्चित है कितना भी बड़ा ग्रुप हो, 1 कार्बन का हो, 2 का हो या 3 का हो या 5 का हो, वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। अगर आप यही एग्जाम्पल यहां देखें तो ये क्या है, बेंजीन पर 2 मिथाइल है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। बेटा इसी को हम लोग जाइलिन बोलते हैं, जाइलिन। बेंजीन पर 2 मिथाइल जाइलिन, अगर 1,2 पोजीशन पर है तो ऑर्थोजाइलिन, 1,3 पोजीशन पर होते तो मेटाजाइलिन, 1,2 पर है तो ऑर्थो, 1,3 पर है तो मेटा, 1,4 पर आ जाते तो पैराजाइलिन। तो जब आप ऑर्थोजाइलिन और कहा जाए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन को अगर ऑक्सीडाइज कराते हैं तो फिर जो मिथाइल ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास इसके बाद थर्ड पॉइंट होगा एल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, एल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल, एल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, RCN। ये एल्काइल साइनाइड का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस है। थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास, या C पॉइंट माना हो ABC। एल्काइल साइनाइड कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस जब आप कराएंगे तो RCN से RCOOH हो जाएगा। अगर आप यहां पर R की जगह पे R के प्लेस पर CH3 लेते हैं तो ये CH3CN पढ़ा जाएगा मिथाइल साइनाइड। इन कंडीशन में इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। इसे मिथाइल साइनाइड कॉमनली पढ़ते हैं, कभी कभी कन्वर्जन में आपको जरूरत पड़ती है इन नेम की, ये मिथाइल साइनाइड है। बट इसी का अगर IUPAC नाम दे तो 2 कार्बन है, इसका नाम बनता है एल्केन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। तो जब आप एल्काइल साइनाइड का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब आप एल्काइल साइनाइड का कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इसका IUPAC नेम पढ़ा जाए तो एल्केन नाइट्राइल। जितने भी कार्बन हैं उनको आप जोड़ लेंगे, 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल। कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस पर क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। बेटा अगर आप एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड RCO2O, ये एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। बेटा जब एसिड एनहाइड्राइड का आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इस पर वाटर जोड़ेंगे, तब भी आपको RCOOH मिलेगा, RCOOH के 2 मोल मिलेंगे। सिमिलरली इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, 2 मोल्स ले लिए, तो फिर इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है H2O। तो क्या पार्ट बचता है, RCO होल ट्वाइस O। इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड।
RCO होल ट्वाइस O, एसिड एनहाइड्राइड। अगर आप एसिड एनहाइड्राइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे बन सकता है? किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लेकर के अगर उसे P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, आफ्टर हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो एसिड एनहाइड्राइड बने। और जब एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म हुए तो अगेन अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, इस पे वाटर जोड़ दें, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेंगे? एसिड्स फॉर्म होंगे। तो एसिड्स बनाने का एक प्रिपरेशन मेथड भी रहा। क्लियर बात है? नेक्स्ट, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम एमाइड्स एमाइड्स क्या होते हैं? एल्केनामाइड RCONH2, इसका हाइड्रोलाइसिस भी क्या करेगा? एसिड्स बनाएगा, एसिड देगा RCOOH। ये अगर आप साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते कंप्लीटली तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ। साइनाइड के कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ। सिमिलरली अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एल्केनामाइड बनता है और देन हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अगर हमारे पास देखा जाए CH3CN तो मिथाइल साइनाइड। अगर आप इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो CH3CONH2 इथेनामाइड बनेगा, इथेनामाइड। और इस इथेनामाइड के फिर से हाइड्रोलाइसिस पर हमारे पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। बेटा अगर बात की जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाफ H2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, हाफ H2 बचता क्या है? RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन। अगर आप NaOH लेते तब यहां से तो H हटता और यहां से OH रिलीज क्या होता? H2O और क्या फॉर्म होता? RCOONA। सिमिलरली अगर आप इसके साथ NaHCO3 की रिएक्शन कराते तब भी यहां जुड़ता H के प्लेस पर Na, H के प्लेस पर Na, H हटता तो साथ में जो फॉर्मेशन होते वो RCOONA प्लस यहां तो N चला गया, अब यहां से जो H हटता वो इस H के साथ और एक O के साथ H2O और रिमेनिंग पार्ट साथ में एक O चला गया तो CO2 बचता तो CO2 गैस रिलीज होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन हमने आपको पहले पढ़ाई थी कि फिनॉल की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन में फिनॉल में क्या देखा था? Na के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है, बट फिनॉल NaOHCO3 के साथ टेस्ट नहीं देता, यहाँ इफर्बसेंस के साथ CO2 गैस रिलीज होती है। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एसिड की रिएक्शन किसके साथ देखी? मेटल के साथ देखी, सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। मेटल के अलावा हमने NaOH के साथ रिएक्शन देखी, NaHCO3 के साथ देखी। बेटा हम लोगों ने एस्टरीफिकेशन भी देखा था, एस्टरीफिकेशन कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा रहे थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट होता था तो बेटा वाटर रिलीज होता था, यहां से OH और यहां से H आता था, तो क्या बचता था? RCO और OR, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता था, ईस्टर फॉर्मेशन हो जाता था। इसे हम लोग एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, इसे हम लोग एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम सॉल्ट की। सोडियम सॉल्ट जो भी आप लोगों ने बनता देखा जब आपने किसी एसिड की रिएक्शन Na के साथ कराई या NaOH के साथ कराई या NaHCO3 के साथ कराई तो फिर क्या हुआ था? H के प्लेस पर क्या आ गया था? Na, RCOONA। तो यही जो सोडियम सॉल्ट है, इस सोडियम सॉल्ट से भी
दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम सॉल्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब सोडियम सॉल्ट पर आप सोडा लाइम की रिएक्शन कराते हैं, NaOH एंड CaO लिया जाता है। दिस मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइम मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में क्या होता है, जब सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम मिक्सचर के साथ होती है, सोडा लाइम मिक्सचर के साथ रिएक्शन होती है, तो बेटा Na2CO3 रिलीज हो जाता है, Na2CO3 रिलीज हो जाता है और R के साथ H आ जाता है, एल्केन बन जाता है, एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ड्यूमास मेथड, इसको ड्यूमास मेथड और सोडा लाइम मेथड बोलते हैं। तो जब सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम मिक्सचर के साथ हुई तो Na2CO3 रिलीज हो गया, माइनस क्या हो गया, Na2CO3 रिलीज हो गया और फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्केन का, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली अगर आप इस सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में इसके 2 मोल यूज होंगे, 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे, NaOH बनेगा, H2 भी बनेगा, NaOH बनेगा क्योंकि वाटर भी केस में रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर भी यूज होगा यहाँ पर, तो ये 2 मोल लेना पड़ते हैं, H2O भी लेना पड़ेंगे आपको, तो 2H2O हो गया, 2H2O, तो फाइनली 2H2O का मतलब क्या हो गया, HOH, HOH। तो क्या हो गया, हमारे पास ये सब कुछ 2 है, 2R है, 2R मिलकर के R और R मिलकर के एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, एल्केन। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आप सोडियम सॉल्ट में जितने भी कार्बन लेंगे उसका ट्वाइस एल्केन बनेगा, लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन मेथड में जो सोडियम सॉल्ट है उसके उस केवल R वाले पार्ट के साथ एक H आके जुड़ जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। बेटा जो RCOO लिया था इसमें से 2R मिल गए, तो ये CO2 भी 2 थे तो साथ में CO2 बन जाएगा, 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे। Na के साथ 2 Na थे तो 2 Na के साथ 2 OH, 2 NaOH बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में H2 भी फॉर्म होगा। एक कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसका नाम है HVZ रिएक्शन। HVZ आपको बताया था, HVZ रिएक्शन में क्या होता है, मैंने पहले शॉर्ट्स में बताया है कि जो एसिड होता है CH3COOH, बेटा इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है दैट इज अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। जब इस पर Cl2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये का फंक्शनल ग्रुप COOH है। इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। जब Cl2 के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। पहले क्या बनेगा, CH2Cl COOH, ये था इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक, ये है 2 क्लोरो इथेनॉइक एसिड। अगेन आप फिर से यही रिएक्शन होगी Cl2 रेड फास्फोरस में, तो ये H सब्स्टिट्यूट हो गया होगा और कितने H जुड़ जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे और COOH। फिर रिएक्शन होगा तो फिर 3 के 3 H सब्स्टिट्यूट हो चुके होंगे, Cl आ चुका होगा, इसका नाम होगा एसिटिक एसिड, इसका नाम होगा क्लोरोइथेनॉइक एसिड, क्लोरोइथेनॉइक एसिड या फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ये बनेगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बेटा जो एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो वैसे तो 2 टाइप के एसिड थे, मिनरल एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। लेकिन बेटा किसी एसिड का पीएच और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पीएच ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, पीएच कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वैसे आप जानते हैं पीएच स्केल पर 7 से नीचे वाले एसिड्स होते हैं, 7 से
लार्जर वाले, ग्रेटर वाले बेस होते हैं। जिस सब्सटेंस का pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जैसे जैसे आप pH स्केल में डाउन नीचे नीचे आएंगे, pH 4 से ज्यादा एसिडिक होगा 3 वाला, pH 3 वाले से 2 वाला, pH डिक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बेटा किसी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअली pK क्या होता है? pK होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। एसिडिक स्ट्रेंथ pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। pH कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन Ka के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और 1/pK है, इनवर्सली है। साथ में माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्लस आई इफेक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर यहां फिर से ध्यान से सुने, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपका समराइज करूंगा इस एसिड को, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। आप इसको पढ़िए तो फिर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।